हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड टुडेज टॉपिक इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ऑस्टियो मीन्स होता है हड्डियां एंड पोरोसिस मतलब पोरस मीन्स होता है छेद हो जाना या छेद युक्त। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हो गया ऐसी हड्डियां जिसमें बहुत सारे छेद हो गए हों, छिद्र युक्त हड्डियां हो गई हों। अब क्या हड्डियों में छेद ये दिखाई देते हैं हमें? नहीं, ये छेद हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देंगे। तो हम आगे बताएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। विशेषकर कलाई की हड्डी, स्पाइन बोन्स हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, और हमारी हिप बोन्स जिसको हम ग्लूटियल बोन्स भी कहते हैं या पेल्विक बोन्स। तो ये इस जगह पे ये हड्डियां बहुत आसानी से टूटने लगती हैं। ऐसे छोटे छोटे से कारण जिसमें हम यह एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि हड्डी टूटेगी, वहाँ पे हड्डियां बहुत आसानी से टूट जाती हैं। थोड़ा सा गिरे नहीं, हड्डियाँ टूट गई। करवट बदली नहीं, एडवांस कंडीशंस में वहाँ भी हड्डियाँ कभी कभी फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो इस बीमारी को, इस प्रकार की बीमारी को, इसमें हड्डियाँ बहुत आसानी से ब्रिटल हो जाती, कमज़ोर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, इस प्रकार की बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस किसे होता है यह जानेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस मेल्स और फीमेल्स दोनों को हो सकता है और अधिक उम्र में यह होता है। अधिक उम्र मतलब 50 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। महिलाओं को जेंट्स की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा चांसेस ऑस्टियोपोरोसिस के होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है यह जानने के लिए हम एक कुछ सामान्य सी बात करेंगे हड्डियों के बारे में। देखिए, जो हमारी बोन्स होती हैं, जैसे हम जब हड्डी जो हम देखते हैं तो हमें दिखती है एक सॉलिड बोन, हमें दिखाई देती है बाहर से सफ़ेद रंग की सॉलिड बोन, एकदम हमको लगता है कि बहुत ठोस है, मजबूत है। तो जो यह बाहर का जो आवरण हमको दिखाई देता है, जो हमें आँखों से दिखाई देता है, यह सफ़ेद कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल बोन। तो जो बाहर का जो आवरण है, कवरिंग है, जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, इस बोन्स को हम कहते हैं आउटर बोन्स या कॉर्टिकल बोन्स। जब हम हड्डी, जैसे माना ये हमने तोड़ दी, तो इसके अंदर जो निकलता है, ये जो बोन्स का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, कॉर्टिकल बोन्स के अंदर का जो हिस्सा होता है वह सॉफ्ट होता है और स्पंजी लाइक होता है। स्पंज के जैसे उसमें बहुत महीन बारीक बारीक से छेद होते हैं। तो ये जो स्पंजी बोन होती है, स्पंज लाइक बोन्स जो होती है, इस हिस्से को हम कहते हैं ट्राबेकुलर बोन्स। तो हड्डियों के 2 प्रकार होते हैं, एक बाहर का आवरण जिसको हम कॉर्टिकल बोन्स कहते हैं, जो सॉलिड होता है और ठोस होता है, और एक उसके अंदर जो कॉर्टिकल बोन्स के अंदर रहता है वह मटेरियल जो स्पंजी लाइक होता है, सॉफ्ट होता है, उसे हम कहते हैं ट्राबेकुलर बोन्स। कॉर्टिकल बोन्स बाहर का आवरण और ट्राबेकुलर बोन्स अंदर का स्पंजी लाइक बोन्स जो कि सॉफ्ट होता है। अब होता क्या है, सामान्यतया हम तो ये सब जानते हैं कि हमारी हड्डियों का काम क्या है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करना पहला काम, और दूसरा काम हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जो विसराज होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के काम आती है बोन्स। और तीसरा काम क्या है, जब हमारी बॉडी को कैल्शियम्स की, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो यह कैल्शियम और विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं हमारे बोन्स के अंदर का जो सॉफ्ट स्पंजी बोन्स जो मैंने बताया था, जिसको हम ट्राबेकुलर बोन्स कहते हैं, उसमें निहित होता है, उसमें स्टोर रहता है। जो ट्राबेकुलर बोन्स या स्पंजी लाइक बोन्स जो सॉफ्ट बोन होती है, उनकी सेल्स के अंदर कैल्शियम मिनरल्स संचित रहते हैं, संग्रहित रहते हैं और वहाँ पे इकट्ठा रहते हैं। जब हमारी बॉडी को कैल्शियम या मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो यह जो स्पंजी बोन होती है, जो ट्राबेकुलर बोन्स जिसको हम कह रहे हैं, उसकी सेल्स टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिससे कि कैल्शियम और मिनरल्स आवश्यकता अनुसार हमारी बॉडी में इजीली मिल जाए और ब्लड में कैल्शियम
आसानी से रिलीज हो जाए। लेकिन जहाँ एक तरफ स्पंजी बोन्स की सेल्स टूटती हैं तो बोन्स की मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए वहाँ उसी समय पर नई सेल्स भी बनने लगती हैं और पुरानी टूटी हुई सेल्स का वह स्थान ले लेती है, जिससे कि जो स्पंजी बोन ट्रैबिकुलर बोन्स जो होती है वह मेंटेन बने रहे। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि एक तरफ जहाँ आवश्यकता अनुसार बॉडी को जब कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ट्रैबिकुलर बोन्स की जो सेल्स होती हैं वो ब्रेकडाउन होती है, टूटती हैं, कैल्शियम रिलीज करती हैं, तो वहाँ पे बोन्स का एक प्रकार का क्षरण होता है, मतलब लॉस होता है। तो वहीं दूसरे हाथ पर उसी समय नई सेल्स उसका स्थान ले लेती हैं और इस प्रकार से बोन्स की मेंटेनेंस को बनाए रखती हैं, उसकी संरचना को बनाए रखती हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे एक तरफ लॉस होता है तो दूसरी तरफ गेन होता है और नई सेल्स की प्राप्ति होती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में क्या होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि जो बोन्स का क्षरण है, जो बोन्स का लॉस है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो बोन्स की मेंटेनेंस होती है, जो नई सेल्स बनने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रोसेस जो होती है बहुत मंद हो जाती है या नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारी बोन्स में लॉस ही ज़्यादा होता है, गेन कम होता है। जो मैंने यह प्रोसेस बताई कि बोन्स का लॉस होना और दूसरे हाथ में नई सेल्स का बनना यानी कि बोन्स की रिपेयरिंग होना, इस प्रोसेस को हम बोन रिमॉल्डिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया ऑस्टियोपोरोसिस में ये दिक्कतें होती हैं। ये जो प्रोसेस होती है बोन्स का क्षरण होना, लॉस होना और दूसरी तरफ गेन होना बोन्स का, तो यह प्रोसेस 35 वर्ष की उम्र तक काफ़ी अच्छी होती है। 35 साल की उम्र तक जो है बोन्स की रिपेयरिंग मेंटेनेंस ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ लॉस होने की अपेक्षा बोन्स की मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। लेकिन 35 साल के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक सामान्यतः बोन्स का लॉस ज़्यादा होने लगता है, लेकिन बोन्स की रिपेयरिंग कम होने लगती है धीरे धीरे। तभी तो हम सुनते हैं ना कि जब बूढ़े लोगों की, हम कहते हैं कि बूढ़े लोगों की जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो फिर उस उम्र में इतनी ज़्यादा उम्र में हड्डियाँ दोबारा से नहीं बन पाती हैं। यह इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, तो वहाँ पे बोन्स का लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बोन जो है वह वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जबकि बोन्स की मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। यह एक सामान्य प्रोसेस। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स का लॉस ज़रूरत से भी ज़्यादा होने लगता है और बोन्स की रिपेयरिंग ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा कम होने लगती हैं, जिससे बोन्स कम उम्र में ही या अधिक उम्र में बहुत ज़्यादा आसानी से ब्रिटल हो जाती हैं कि हल्का सा गिरेनी और बोन्स टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। फ्रेंड्स, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है, इसे हम साइलेंट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ होती है यह जब होती है इसमें न तो कोई सिम्टम्स आते हैं, न कोई लक्षण आते हैं और न ही इसमें किसी प्रकार का कोई पेन होता है। पता हमें तभी चलता है जब बोन्स बहुत आसानी से फ्रैक्चर होने लग जाए। तो इसी कारण से इसको हम साइलेंट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड्स, एक सवाल यहाँ पर उठता है तो कि क्या अगर हमको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है तो हमें क्या तभी पता चलेगा जब बोन्स फ्रैक्चर होने लग जाएंगी? नहीं दोस्तों, हम इसे समय रहते हुए पता कर सकते हैं। इसका एक टेस्ट होता है जिसे हम बोन्स मास डेंसिटी BMD टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम ड्यूअल एनर्जी स्कैन, एक्सरे स्कैन के नाम से भी जानते हैं, DEXA DEXA डेक्सा के नाम से जानते हैं। यह इसमें एक विशेष प्रकार का एक्सरे होता है जिसमें एक निम्नतम बहुत कम मात्रा में रेडिएशन डाली जाती है बॉडी के अंदर, जिससे बोन्स की डेंसिटी का हमें पता चलता है। उस डेंसिटी से हम मालूम कर सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत कितनी है। तो फ्रेंड्स, उम्र बढ़ने के साथ 60 साल के बाद हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला, विशेषकर महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत ज़्यादा होती है, तो उन्हें अपना DEXA टेस्ट यानी कि जो
बोन मास डेंसिटी का जो टेस्ट है उसे हमें जरूर करवा लेना चाहिए। यह सभी को करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत क्या होती है और इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन किन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो सकती है। पहले वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, 50 साल से ऊपर के हों, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। और तीसरी चीज़, ऐसी महिलाएं जिन्हें मीनोपॉज अभी अभी हुआ है, तो पहले मीनोपॉज के बाद के पहले 10 साल में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि महिलाओं में जब तक पीरियड्स होते हैं, माहवारी होती है, पीरियड्स होते हैं या मेंसेस जो होते हैं, तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो बनता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है पीरियड्स के लिए, मेंसेस के लिए, तो यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करने के भी काम आता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बनना बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से बोन्स के ब्रिटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, टोबैको खाते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उन्हें भी बोन्स ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बोन्स वीक होने के चांसेस इन लोगों को ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग जो दुबले पतले होते हैं, क्योंकि जो दुबले पतले होंगे उनकी हड्डियां भी, उनकी बोन्स भी पतली होंगी, उनमें जो बोन मास डेंसिटी है वो भी कम रहता है, तो दुबले पतले लोगों को भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ जेनेटिक भी होती है, मतलब जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ऑस्टियोपोरोसिस दादा दादी या मैटरनल हिस्ट्री में नाना नानी लोगों को अगर चली आ रही हो, तो उनकी संतानों को भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ दवाइयाँ, कुछ ड्रग्स भी ऑस्टियोपोरोसिस को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्टेरॉइड्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। जिन व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो, तो उन्हें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनकी बोन्स वीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यह बात तो सभी आप लोग जानते होंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। फ्रेंड्स, अब इसका इलाज क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। दुबले पतले लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि आप स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। और इसके साथ ही डाइट अच्छी लेनी चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की प्रचुरता हो। विटामिन डी के लिए आप सुबह की धूप की रोशनी में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे की धूप में विटामिन डी कुछ हद तक पाया जाता है। कैल्शियम के लिए आप दूध ले सकते हैं या इनके सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो तो आपको विशेष सावधानियां रखनी है, बहुत संभल के चलना है, अपने आप को टकराने से, गिरने से बचाना है। और विशेषकर जो महिलाएं ओल्ड एज में आ जाती हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती हैं, ऐसी जेंट्स, तो उन्हें अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहना है। हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को व्रत करने की, फास्ट करने की, विशेष जैसे नवरात्रियों में या किसी पूजा महोत्सव में व्रत करते हैं, तो ओल्ड एज के व्यक्तियों को इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि उन्हें खाना प्रॉपरली, डाइट, न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी है ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए। इसके अलावा होम्योपैथी में ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, बहुत अच्छा इलाज होता भी है। यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो तो आप अपने निकटतम किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाएं। वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, आपके मेंटल जर्नल्स, आपका स्वभाव इत्यादि चीज़ें आपसे पूछेगा, और इनको ध्यान में रखते हुए जो भी मेडिसिन सेलेक्ट करके वह आपको देगा, वह आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत को ठीक कर सकता है। बाकी एलोपैथी में कहा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज जो है दवाइयों के द्वारा थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, लेकिन होम्योपैथी में फ्रेंड्स बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। इसलिए आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मिलकर अपना ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ फिर किसी नए दिन में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।